जी। जी आज हमने 3 डिवीजन्स को पढ़ना है ब्रायोफाइटा के, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। उनमें पहली डिवीजन है हेपाटिकोप्सिडा, सेकंड डिवीजन है हमारे पास ब्रायोप्सिडा और थर्ड डिवीजन है एंथोसिरोप्सिडा। अब ये 3 डिवीजन हैं जिनमें सारे ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम हेपाटिकोप्सिडा को स्टडी करेंगे। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनका कॉमन नेम है जी लिवरवर्ट्स। इनको कॉमनली लिवरवर्ट्स कहते हैं। अब इन 3 ग्रुप्स में से ये सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स हैं, यानी इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबसे सिंपल है, सबसे सादा है। तो इस सादगी की बुनियाद पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे पुराने ब्रायोफाइट होंगे, यानी ये सबसे पहले बने होंगे, प्रिमिटिव होंगे। उसी वजह से ये सबसे सादा है, सबसे सिंपल है। देयर प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट जी। जो हमारे पास सबसे डेवलप्ड प्लांट है ना, वो आप सबको पता होगा एंजियोस्पर्म्स है। और एंजियोस्पर्म्स में ये भी आपको पता है कि 2 जनरेशन होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट होती है। एंजियोस्पर्म्स के केस में जो प्लांट बॉडी हमें देखने को मिलती है वो स्पोरोफाइट है असल में। और जो गैमेटोफाइट होती है उसकी वो बड़ी रिड्यूस्ड होती है, सिर्फ एक फ्लावर जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद होते हैं वो बुनियादी तौर पर गैमेटोफाइट को बनाते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में जो प्लांट बॉडी हमें देखने को मिलती है वो स्पोरोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में मौजूद होती है एंजियोस्पर्म में। अब वो सबसे डेवलप्ड प्लांट है। यहाँ हम शुरू हुए हैं सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स से, जो सबसे सादा टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में आपको गैमेटोफाइट मिलेगी जो डिपेंडेंट, जो डोमिनेंट है, जो प्लांट बॉडी है। और जो स्पोरोफाइट होगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, और प्लांट बॉडी वो नहीं बनाएगी। और जैसे जैसे हम ब्रायोफाइटा से आगे ट्रीडोफाइटा की तरफ और फिर जिम्नोस्पर्म्स की तरफ जाएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस होती जा रही है, और स्पोरोफाइट का साइज भी बढ़ता जा रहा है, और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता जा रहा है। और अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म्स में जाके हम देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हो गई है, और जो स्पोरोफाइट है उसका साइज जो है वो बढ़ गया है और वो प्लांट बॉडी बन गई है। ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आ जाए इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर। जो ये पहला ग्रुप है ना जी हमारे पास हेपाटिकोप्सिडा, इसमें 2 तरह की प्लांट बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी थैलस से आप ये मुराद ले लें वो प्लांट बॉडी जो ट्रू लीव और स्टेम्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, जैसे कि एलजी की प्लांट बॉडी है। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये असल में एलजी से इवॉल्व होके बने हैं। तो इनमें बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो कि एलजी में भी होते हैं। तो कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी मार्चेंटिया। और कुछ ऐसे हैं ब्रायोफाइट जिनके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो प्लांट लाइक होती है, यानी उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रूट्स, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट की जा सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट जी। अब देखिए प्लांट बॉडी के मीटोफाइट है तो जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट उसके ऊपर बनेगी। जैसे एंजियोस्पर्म्स के केस में होता है कि स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट बनती है, यहाँ केस रिवर्स है। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के ऊपर बनेगी, और इसकी स्पोरोफाइट का करेक्टर ये होता है कि ये डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि स्पोरोफाइट के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं होते। स्पोरोफाइट के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं होते, और वो अपनी फूड जो है ना जी, चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ, 2 मिनट की अजान हो ले। 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो ले।
जी मेरी तो अजान हो गई है, तो अगर अभी भी आप में से किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी हम स्टार्ट करें, आगे चले। ठीक है जी, ओके। जनाब, सो मैं था आपको बता रहा कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, और मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती। डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उसके ऊपर प्रेजेंट है गेमेटोफाइट के, इसका मतलब ये है कि अपनी खुराक खुद नहीं बना रही। तो अभी देखिए प्लांट स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से प्लांट किंगडम प्लांटी एक्चुअली स्टार्ट होता है। जो एलजी फंजाई हमने पढ़े वो किंगडम प्लांटी का हिस्सा नहीं है। सो इनिशियली किंगडम प्लांटी का ये जो ग्रुप है ब्रायोफाइटा, इसमें जो स्पोरोफाइट बनती है वो डिपेंडेंट होती है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। अब ये देखिए ना कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट अभी नया नया आया है एलजी के अंदर। एलजी के दो ग्रुप्स में था, फियोफाइटा में और रोडोफाइटा में, और फिर फियोफाइटा और रोडोफाइटा से ये इवॉल्व हो गए हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं। तो अभी क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नई नई है, ये दो जनरेशन अभी नई नई बनी है, तो ये दोनों जनरेशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फिलहाल नहीं है। जो स्पोरोफाइट है ये अपनी खुराक सॉरी जो अपनी खुराक है वो खुद नहीं बना सकती, सो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब इसमें भी एक चीज समझने वाली ये है कि ब्रायोफाइटा के तीन ग्रुप हैं। सो जो प्रिमिटिव ग्रुप हैं, जैसे कि ये वाला ग्रुप हमारा हेपाटिकोप्सिडा, इसमें स्पोरोफाइट के फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम अगले ग्रुप्स में जाएंगे ना, दूसरा ग्रुप हम ब्रायोप्सिडा पढ़ेंगे, उसमें भी डिपेंडेंट होगी स्पोरोफाइट। लेकिन जब हम आखिरी ग्रुप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का, एंथोसिरोप्सिडा, उसमें हम ये देखेंगे कि अब क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड ग्रुप है, तो उसमें स्पोरोफाइट जाके पार्शली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, कि शुरू के कुछ अरसे में डिपेंडेंट रहेगी, और जैसे ही मेच्योर होगी स्पोरोफाइट तो अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर देगी, वो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स पैदा हो जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको हमने लेके चलना है। इनमें याद रखें हेपाटिकोप्सिडा में कि स्पोरोफाइट अभी डिपेंडेंट है। इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी हमने पढ़नी है दैट इज रिसिया। ये एक जीनस है, इसमें 130 से लेकर 200 के करीब स्पीशीज हो सकती हैं, और ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं। अगर हम रिसिया की प्लांट बॉडी की बात करें तो ये जहां पर भी अब मैं प्लांट बॉडी का लफ्ज यूज करूंगा पूरे ब्रायोफाइटा में, आपने समझ जाना है कि ये गेमिटोफाइट की ही बात हो रही है। तो इसकी प्लांट बॉडी जो है प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट का मतलब है ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो जमीन के ऊपर आप ऐसे समझ लें लेटी हुई है, यानी जैसे ग्रास नहीं होती जमीन के बिल्कुल ऊपर ऊपर, ओवर द लेयर ऑफ द सॉइल, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोस्टेट। तो ये जो ऋषिया आपको नजर आ रहा है जिस फॉर्म में, ये वर्टिकली स्टैंड खड़ा नहीं होता, बल्कि ये हॉरिजेंटली जो है ये जमीन के ऊपर लेटा होता है ऋषिया का प्लांट। तो इस तरह से ये होता है। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी जी, इट इज रोजीट लाइक। अब रोजीट लाइक वाली टर्म यूज होती है अगर लीव्स जो है सर्कल्स की फॉर्म में हो। रोज में नहीं आप देखते जैसे पेटल्स हैं सर्कल की फॉर्म में, सो अगर लीव्स उस तरह से किसी भी प्लांट के प्रेजेंट हैं तो हम उन लीव्स की स्ट्रक्चर को कहते हैं इट इज रोजीट लाइक। और आखिरी टर्म मैंने लिखी है जी यहाँ पर डाइकोटमसली ब्रांच्ड। तो ऋषिया के अंदर आप ये शुरू से फॉलो करना शुरू करें ऋषिया को, तो सबसे पहले एक ब्रांच है सबसे एंड पे जहां से ये ऋषिया का प्लांट शुरू हो रहा है। अब आप देखिए वो दो में डिवाइड हो गई, और अब वो दोनों ब्रांचेस आगे जाके फिर दो में डिवाइड हो गई। तो ये जो एक ब्रांच की दो ब्रांचेस में डिवीजन है कंटिन्यूअसली, इसको हम बोलते हैं जी डाइकोटमसली ब्रांच्ड सिस्टम। यानी एक ब्रांच दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटमसली ब्रांच सिस्टम। एक दो टर्म्स इसकी प्लांट बॉडी के हवाले से और लिखी है मैंने यहाँ, नोचिस। नोचिस ये आप लोग देख रहे होंगे जहां पर ये लीव्स जाके एंड हो रहे हैं, ये जो एपिकल पोर्शन है जहां पर लीव एंड हो रहे हैं, यहाँ पर जो है ये हल्की हल्की डिप्रेशन होती हैं, यानी कुछ जगह यहाँ पर गहरी हैं, उन गहरी जगहों को हम नोचिस कहते हैं। अगली टर्म है स्केल्स की। स्केल्स जो हैं ये जहां पर लीव्स एंड हो रहे हैं वहां पर ही हल्की हल्की आउटग्रोथ इनके अंदर बनती हैं ऋषिया के अंदर, जो थोड़ी सी रफ होती हैं अपीयरेंस में, तो उनको हम स्केल्स कहते हैं। राइजोइड का तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, लीफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और जिन प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट मौजूद नहीं होती उनके अंदर राइजोइड्स मौजूद होते हैं।
सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब आगे हैं हम रिप्रोडक्शन के ऊपर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज ऑलवेज, अच्छा ये 3-4 बड़े आसान आसान से मेथड हैं जी। डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड प्लांट्स, यानी एक पुराना प्लांट था पेरेंट प्लांट, उसकी डेथ एंड डिके हो रही है तो जो उसके यंग पार्ट होंगे उनसे नया प्लांट बन जाएगा। गैमा फॉर्मेशन ऑन राइजोइड्स, राइजोइड्स मैंने अभी आपको बताया रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो बाज औकात उनके ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स निकल आती हैं जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं होती ट्रू सेल्स में, तो उनको हम गैमा कहते हैं। गैमा की डेफिनेशन भी आपने कई बार पढ़ी होगी कि अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स को हम गैमा कहते हैं। तो अगर ऐसा मैस ऑफ सेल राइजोइड्स में बनता है इन केस ऑफ दिस प्लांट रिसिया, तो उसको हम फिर गैमा कहते हैं। तो इस ये भी एक तरीका है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन रिसिया। तीसरा मेथड है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब आपको पता है कि कुछ ब्रांचेस इसमें से ऐसी निकलती हैं रिसिया में से जिनसे आगे एक नया प्लांट बन सकता है, तो उनको हम फिर एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। लास्ट मेथड है जी बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर को आप उधर से पोटैटो से कर ले अंडरस्टैंड कि जैसे पोटैटो के ऊपर वो छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं जिनसे नए पोटैटो बनते हैं, तो हम उनको ट्यूबर्स कहते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी आउटग्रोथ रिसिया के अंदर बनती हैं, उनको हम ट्यूबर्स कहते हैं, और उनसे आगे नए प्लांट जनरेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी, ओगैमस है। ओगैमस का मतलब ये है कि एक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो एग होगा और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्पर्म होगा या एंथ्रीडिया कह ले। अच्छा, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंथ्रीडिया है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज आर्चिगोनिया। अब यहाँ पर याद रखिए ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये दोनों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये गैमीट नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, और जो एंथ्रीडिया के अंदर गैमीट प्रोड्यूस होगा उसको हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं, और जो आर्चिगोनिया के अंदर गैमीट प्रोड्यूस होता है उसको एग बोलते हैं। अब एंथीरोजॉइड और एग इनके बुनियादी तौर पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरिया और आर्चिगोनिया है, लेकिन जो गैमीट्स हैं वो एंथीरोजॉइड्स और एग हैं, ये याद रखिएगा। जनाबे अली, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। ये जमीन पानी से जमीन पे तो आ गए हैं, मैं कल भी बात कर रहा था, लेकिन इनका रिश्ता पानी से अभी भी खत्म नहीं हुआ कंप्लीटली। इनकी रिप्रोडक्शन पानी के बगैर नहीं हो सकती। जब भी उनको रिप्रोडक्शन करनी है दे रिक्वायर वाटर, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, सवाल ये है। नीचे वाली लाइन में लिखा है वाटर इज इसेंशियल फॉर सेपरेशन ऑफ कवर सेल्स ऑफ आर्चिगोनियम। मैं कल आपको बता रहा था कि आर्चिगोनियम के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स होती है। अल्जी का इनसे यही तो डिफरेंस है कि अल्जी में प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती सेक्सुअल ऑर्गन्स के गिर्द, यहाँ पर है। तो अब वो जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स है उसने आर्चिगोनियम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर किया होता है। अब एंथीरोजाइड के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि किसी तरह से कोई रास्ता बना के जाके एग से फ्यूज कर सके। सो इस रास्ता बनाने के लिए पानी जरूरी होता है। पानी जो है वो जैसे ही आर्चिगोनियम को आकर टच करता है तो इसके कवर सेल्स जो हैं इनमें एक पोर क्रिएट कर देता है, एक रास्ता बना देता है, और फिर उस रास्ते के थ्रू जो है वो एंथीरोजॉइड जो है वो एग तक जाके ट्रांसफर हो जाता है, और फिर एग और एंथीरोजाइड फ्यूज करते हैं और जाइगोट बन जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द आर्चिगोनियम। आखिरी पॉइंट कि जो एम्ब्रियो बनेगा अब जाइगोट के बाद वो आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप होता है। जैसे हम देखते हैं ना ये जब हम फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं तो वो आप देखते हो कि स्पर्म आया और वो एग के साथ मिल गया और अंदर ही जाइगोट बन गया और उधर ही वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो सेम यही प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो जो है वो जनाब, एम्ब्रियो जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही जाके जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक टेक्स्ट में पढ़ लो, जेनेटिक्स भी पढ़ाएं मोस्टली वहां से आता है, और रिकॉर्डिंग लाजमी किया करें। अच्छा चल ठीक है जी। स्पोर फॉर्मेशन, अब याद रखिएगा जी हम आगे हुए हैं 2 जनरेशन के ऊपर। जितने भी प्लांट हम पढ़ेंगे उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, और जो गैमेटोफाइट होगी वो हमेशा गैमीट प्रोड्यूस करेगी और जो स्पोरोफाइट होगी वो हमेशा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी है ये करेगी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के नतीजे में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट एक जनरेशन बनाएगा जिसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर बनाएगी,
और वो स्पोर्स फिर दोबारा गैमेटोफाइट बनेंगे। सो ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली है जो गैमेटोफाइट ने करनी है। अब हम आगे स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। सो स्पोरोफाइट बनेंगी, उसके कुछ सेल होंगे जिनको हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो वो मियोसिस करेंगे। आपको पता है कि मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये फिर आगे जाके गैमेटोफाइट बनाएंगे। अच्छा, रिसिया का एक स्पेशल करैक्टर ये है कि इसके जो स्पोर्स हैं ना उनकी 3 लेयर्स होती हैं, एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। जो एक्सोस्पोरियम है वो क्यूटिनाइज्ड होती है। क्यूटिनाइज्ड के लफ्ज से आप समझ लें कि उसके अंदर क्यूटिन मौजूद होता है। क्यूटिन एक पॉलीसेकेराइड है। और जो एंडोस्पोरियम है वो कैलोज और पेक्टोज की बनी है। मैंने कोलोज लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये कैलोज है। और जब स्पोर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर गेमिटोफाइट में। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिसिया। ये पहला रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पहले ग्रुप का ब्रायोप्सिडा ब्रायोफाइटा के, जिसको हम हेफाटिकोप्सिडा भी कहते हैं। अब मैं आ गया हूँ दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, पोरेला के ऊपर। ऊपर ना हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ना एंथोसिरोप्सिडा सॉरी हेपाटिकोप्सिडा की जो प्लांट बॉडी होती है वो दो तरह की होती है, या थैलस लाइक होती है या प्लांट लाइक होती है। तो जो रिसिया की एग्जांपल हमने पढ़ी है ना उसमें जो उनकी उसकी प्लांट बॉडी थी वो थैलस लाइक थी बेसिकली। अब एक प्लांट लाइक प्लांट बॉडी को समझाने के लिए उन्होंने एक ये रिप्रेजेंटेटिव भी दिया है फोरेला के, इसको भी पढ़ें जी। तो इससे हमें पता चलेगा कि इनकी प्लांट लाइक बॉडी किस तरह की होती है। सो दिस ग्रोज ऑन मॉइस्ट रॉक्स, ऐसी रॉक्स जहां पर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो। पानी का तो इनसे रिश्ता है ही है ना, तो जहां थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ये वहीं प्रोड्यूस होंगे। दे फॉर्म डेंस मैट्स। पोरेला जो है बड़े डेंस किस्म के मैट्स बनाते हैं। मैट तो आपको पता ही है क्या होता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहीं हमें मिल जाए पोरेला के डेंस मैट्स। कल तो जब मैं देख रहा था तो मुझे मिले थे। ये देखिए जी, ये देखिए, नजर आ रहा होगा आपको। अब ये जो एक पूरी लेयर बनी हुई है ग्रीनरी की, वेजिटेशन की, और इसको वो बी वाली ऊपर यहाँ पर बी वाली स्ट्रक्चर में उसने इसको जूम भी करके दिखाया हुआ है। सो दिस होल लेयर ऑफ ग्रीनरी, वो जो छोटे छोटे प्लांट हैं, बड़े नहीं, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिंग द परेला। तो इस तरह से ये इसने एक पूरे पूरे जो है वो मैट्स बनाए होते हैं। चले जनरल स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इसकी प्लांट बॉडी प्लांट लाइक है। तो ऑब्वियसली ये डिवाइड होगी स्टेम में, लीव्स में, और रूट्स कह लें या आप इनको राइजोइड्स कह लें। सो स्टेम इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल भी समझ लें, हमारी बॉडी इंसानों की डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल ऐसी बॉडी होती है जिसका एक आगा होता है और एक पीछा होता है, यानी एक फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है। इसी तरह ये जो परेला है हमारी तरह, इसकी बॉडी भी डोर्सी वेंट्रल है। और ये भी ना एक्चुअली फ्रोस्टेट होती है, जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसकी बॉडी का वो साइड जो जमीन के साथ अटैच्ड है या जो जमीन को लग रही है वो होगी डोर्सल साइड, और जो ऊपर वाली साइड है जो सन को फेस कर रही है वो होगी वेंट्रल साइड। इट इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, ठीक है जी, ब्रांच्ड होती है। बाय और ट्राइपिनेटली ब्रांच्ड, या तो इसकी एक ब्रांच आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, या फिर इसकी एक ब्रांच तीन ब्रांचेस में डिवाइड होगी। तो उस बुनियाद पे हम इसको फिर बाय और ट्राइपिनेटली ब्रांच कहते हैं। अच्छा जी, इसके वेसल और ऑर्डर पार्ट्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं, और जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है डिस्टल एंड से। इसका क्या मतलब है कि फर्ज करें ना एक प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया, तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसके जो ओल्डर पार्ट्स होंगे वो उनकी डेथ होती रहेगी, और जो न्यूअर पार्ट होंगे जो यंग होंगे वो आगे ग्रो करते रहेंगे, और वो प्लांट वैसे ही आगे चलता रहेगा। डोर्सल साइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट एंड वेंट्रल साइड टचेस द सबस्ट्रेटम। अच्छा, मैंने आपको उलट बता दिया था। जो वेंट्रल साइड है वो सबस्ट्रेटम यानी सॉइल को टच कर रही होती है, और जो ऊपर वाली साइड है उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं, और वो लाइट के से एक्सपोज होती है, उसका फेस लाइट की तरफ होता है। लीव्स जी, लीव्स इसके दो तरह के होते हैं बुनियादी तौर पे। कुछ लीव्स तो डोर्सल होते हैं और कुछ वेंट्रल होते हैं। डोर्सल वो जो डोर्सल साइड पे है, वेंट्रल वो जो वेंट्रल साइड पे है। तो डोर्सल साइड जो है वो लीव्स जो हैं वो बाई लॉब्ड होते हैं। बाई लॉब्ड का मतलब वो दो लोब्स में डिवाइड होते हैं, और ये दोनों लोब अनइक्वल होते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो
नीचे वाले लीव हैं, जो नीचे वाला लोब होता है वो स्मॉलर होता है, और जो ऊपर वाला लोब होता है वो बिगर होता है। एक एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा। अच्छा, जो नीचे वाला लोब है ना, उसको हम लोब्यूल कहते हैं। तो ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखी होती है एमसीक्यूज के हवाले से, उन्हें जरा ध्यान में रखा कीजिए। आखिरी स्ट्रक्चर राइजोइड, आपको पता है अब इसने जमीन के साथ भी तो अटैच होना है ना किसी न किसी चीज से। तो ये जो राइजोइड्स हैं, इसको हेल्प करते हैं पोरेला को जमीन के साथ अटैच होने में। अच्छा, ये इसकी किस इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब आप इन ब्रांचेस को ध्यान से देखें, आपका बाइपिनेट और ट्राइपिनेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पे दो दो ब्रांचेस राइज हो रही हैं और कहीं पे तीन तीन हो रही हैं। तो ये इस तरह से लेटी होती है पोरेला की स्पीशी जमीन के ऊपर। ये उसकी एक कलर्ड रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है जी। तो जो लीव ऊपर है वो डोर्सल है, जो लीव जमीन के साथ अटैच्ड है नीचे वाली साइड पे है वो वेंट्रल है। लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसी तरह से होगी। डेथ एंड डिके, तो जो यंग पार्ट है वो नया प्लांट बना लेंगे। गैमा और ट्यूबर, जैसे हमने रिसिया में डिस्कस किया उसी तरह से इसमें भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। दीज प्लांट्स आर डाइशियस। डाइशियस ऐसे प्लांट को कहते हैं जनाबे आला जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं डाइशियस। आप रोज की मिसाल ले लें, रोज के फ्लावर पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अपने समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपने, अच्छा, दूसरी टर्म होती है मोनोइशियस प्लांट। ऐसा प्लांट जिसमें डिफरेंशिएशन है मेल और फीमेल प्लांट में, यानी मेल प्लांट अलहदा होता है और फीमेल प्लांट अलहदा होता है। इसकी एग्जांपल आपने अगर याद रखनी है तो आप खजूर याद रख लें, जिसको डेट पाम भी कहते हैं। खजूर के मेल और फीमेल प्लांट्स अलहदा अलहदा होते हैं। सो जो भी, अच्छा मैं आपको फिर उलट बता गया हूँ, बाद औक़ात फिर मेरे से भी गलती हो जाती है। सो डाइशियस, आई एम सॉरी टू से, अच्छा, डाइशियस प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलहदा अलहदा होते हैं, ये दोनों अलहदा अलहदा होते हैं। और मोनोइशियस प्लांट वो प्लांट होता है जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद होती हैं। चले, आप अगर मैं गलत बताऊं तो आप मुझे करेक्ट कर दिया करें, बात हो जाता है जल्दी में ना, पता नहीं चलता। सो ये डाइशियस है तो इसका मतलब है इसके मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलहदा अलहदा होंगे। मैंने कोशिश की थी कि इसके मेल फीमेल प्लांट्स की तस्वीरें मुझे मिल जाएं, लेकिन नहीं मिली। सो अच्छा, एक चीज ना मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जहां पर भी ये लिखा हो ना कि मेल और फीमेल प्लांट अलहदा अलहदा है, जहां पर भी ये लिखा हो कि मेल और फीमेल प्लांट अलहदा अलहदा है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेल प्लांट होगा ना हमेशा छोटा होगा और फीमेल प्लांट हमेशा बड़ा होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो एमसीक्यूज के वाले से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर भी मेल और फीमेल प्लांट अलहदा अलहदा होंगे, मेल प्लांट हमेशा छोटा होगा और फीमेल प्लांट हमेशा बड़ा होगा जी। सो स्मॉलर होता है। और इसमें एक चीज है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेल प्लांट्स का, वो ये है कि इनके ना सेक्स ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कुछ लीव्स होते हैं, और उन लीव्स को हम कहते हैं ब्रैक्ट्स। मेल प्लांट के अंदर अ लॉन्ग स्टार्क्ड एंथ्रीडियम इज प्रेजेंट एट द एक्साइल ऑफ ईच ब्रांच। अब एक्साइल का क्या मतलब है? एक्साइल कहते हैं दरमियान में, एक्साइल कहते हैं दरमियान में, इन बिटवीन। सो एंथ्रीडिया जो है वो एक ब्रांच अब चल रही है, फर्ज कर लें, तो उस ब्रांच के दरमियान में ही कहीं अटैच होगा मेल प्लांट में। फीमेल प्लांट का थोड़ा सा इससे डिफरेंस ये है कि फीमेल प्लांट लार्जर होते हैं और इनके आर्चिगोनिया आप देखिए एपेक्स पे प्रेजेंट है, एक ब्रांच के एपेक्स पे प्रेजेंट है। वो हम कह रहे हैं एक्साइल पे हैं, और ये कहां पे हैं जी? ये एपेक्स पे हैं। फीमेल ब्रांच हैज फ्यूअर ब्रैक्ट्स। तो मेल प्लांट में ब्रैक्ट्स फिर ज्यादा होते होंगे। ब्रैक्ट्स क्या? ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐसे लीव्स जिन्होंने सेक्स ऑर्गन्स को सराउंड किया होता है उनको हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये मेल प्लांट में ज्यादा होते हैं और फीमेल प्लांट में कम होते हैं। आर्चिगोनिया एंड ब्रैक्ट फॉर्म अ स्ट्रक्चर इन वॉल्क्यूर। अच्छा, आर्चिगोनिया और ब्रैक्ट फीमेल प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, उसको हम बोलते हैं इनवॉल्क्यूर। और इस इनवॉल्क्यूर के अंदर एक स्पेशल किस्म की पेरियांथ होती है जिसको हम कंपेन्युलेट पेरियांथ कहते हैं। कंपेन्युलेट पेरियांथ जी। अच्छा,
इसको फिलहाल रहने देते हैं, मैंने पढ़ा भी था, मुझे भूल गया कि कंपेन्युलेट पेरियंथ क्या होती है। चलो अच्छा, सो ये दैट वाज ऑल अबाउट इसकी गेमेटोफाइट। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट में अब आपको पता है कि जो सबसे पहला सेल होता है वो oospore होता है, यानी जाइगोट जो बनता है वो बेसिकली पहला सेल होता है किसी भी स्पोरोफाइट का। तो उस जोस जोस सॉरी जाइगोट को हम oospore कहते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। oospore ना के एग के और एंथीरोजाइट के मिलने से जो स्पोर बना है उसको oospore कहेंगे। सो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजंस। अब देखिए दूसरा आ गया ना हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव। तो हम कह रहे थे कि इसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, तो ये डिफरेंशिएटेड होती है फुट, सीटा और कैप्सूल में। फुट वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये वाटर और फूड एब्जॉर्ब करती है गेमेटोफाइट से। सीटा वो स्ट्रक्चर है जो फुट से ऊपर वाली वर्टिकल स्ट्रक्चर में, वर्टिकल पोर्शन में फूड को लेके जाता है। और कैप्सूल असल में ऊपर वाला पार्ट होता है। और इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जी। कुछ सेल होते हैं सिलिंड्रिकल जिनको हम इलेटर्स कहते हैं, और कुछ सेल्स राउंडेड होते हैं, और वो बुनियादी तौर पे स्पोर मदर सेल्स होते हैं, और उनसे फिर आगे जाके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आपको पता है हैप्लॉइड बनेंगे, और जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो फिर आगे जाके क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट बना देंगे। सो दीस जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं ना, दे आर द बेसिकली फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट्स। ये ना हमने एक कर लिया है अब ग्रुप, इसके दो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स पढ़े हैं। आगे ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा का हमने एक एक रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है। सो इस मीटिंग का टाइम हमारे पास रह गया 5 मिनट। सो अगर हम ब्रायोप्सिडा शुरू करेंगे तो हमें कहीं दरमियान में ब्रेक लगानी पड़ेगी। आप ऐसा करें, अगर आपका इसमें से सवाल है हेपाटिकोप्सिडा में से तो पूछ लें, फिर मैं ये मीटिंग अभी एंड कर दूंगा, और फिर हम जो है वो दोबारा जो है जनाब अली वो चले जाएंगे